जय हिंद दोस्तों। स्कूल लेक्चरर भर्ती की तैयारी करने वाले साथियों का एजुकेशनल मैनेजमेंट की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जो इस क्लास के अंदर जो पढ़ने जा रहे हैं उसकी बात शुरू करें उससे पहले आपने जो नया सिलेबस आया है अपना फर्स्ट पेपर का, उसमें आपने एजुकेशनल मैनेजमेंट का सिलेबस देख लिया है। आपने देखा होगा उसके अंदर जो अपना सेकंड पार्ट है राजस्थान का जो एजुकेशनल सिनेरियो है उसकी बात आती है। तो उसमें प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं वो दिए गए हैं। तो उन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और उनके फंक्शन के बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है। लेकिन एक चीज आप अच्छे से समझ लीजिएगा, जो पॉइंट दिए गए हैं उनको तो हम डिटेल में तैयार करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है भी राजस्थान के अंदर प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए कुछ और संस्थान भी है, कुछ और बातें भी हैं भी वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ऐसा नहीं है। वो भी अप्रत्यक्ष रूप से हमारे सिलेबस का हिस्सा है। हमने राजस्थान का जो एकीकृत स्कूल शिक्षा का संगठनात्मक ढांचा समझा है अब तक, तो उसमें आपने देखा है जो प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा का जो प्रबंधन है वो निदेशालय के द्वारा किया जाता है, क्योंकि वो उसका विभागाध्यक्ष होता है। तो यानी जब हम प्रारंभिक शिक्षा की बात करते हैं तो कक्षा 1 से 8 की बात करेंगे, और जब हम माध्यमिक शिक्षा की बात करेंगे जहां ये शब्द आपको सुनने को मिलता है वहां मतलब क्लास 9 से लेकर 12 तक की बात करेंगे। तो आज हम राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा विभाग से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों को तैयार करेंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग की बात करें तो इसका जो विभागाध्यक्ष है वो होता है निदेशक, जो एक आईएएस अधिकारी होता है। आपको पता है इसी प्रकार से माध्यमिक शिक्षा का भी के साथ साथ प्रारंभिक शिक्षा का भी एक निदेशक होता है। तो यहाँ क्योंकि आज अपना टॉपिक है वो सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेकर है, तो इसका जो विभागाध्यक्ष है वो डायरेक्टरेट होता है। और अब ये डायरेक्टरेट क्या क्या काम करता है, सबसे पहले तो आपको इसको ध्यान में रखना है। अब ध्यान रखिएगा, जब माध्यमिक शिक्षा की बात करेंगे तो उसके जो कार्य हैं सेम वही कार्य प्रारंभिक शिक्षा को लेकर हो जाएंगे निदेशालय स्तर पर, जब हम प्रारंभिक शिक्षा डिपार्टमेंट की बात करेंगे। तो जो निदेशक है माध्यमिक शिक्षा विभाग का, इसके प्रमुख काम की बात करें तो ये माध्यमिक शिक्षा का प्रबंधन करता है। 9 से 12 का सारा मैनेजमेंट है वो डायरेक्टर साहब के आदेश से होता है, और कर्मचारियों को प्रतिदिन किसी प्रकार की कोई समस्याएं आती है तो उनका निपटारा भी डायरेक्टर सर ही करते हैं। इसके साथ साथ दूसरा काम है मुख्य, वो है माध्यमिक शिक्षा का विस्तार करना, यानी स्टेट के अंदर नए सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोलना। सरकारी स्तर पर ही नहीं, निजी क्षेत्र में मान्यता देने का काम भी इनके द्वारा किया जाता है। तीसरा कार्य है शैक्षिक गतिविधियों का विकास करना। स्कूल के अंदर आपको पता है पढ़ाई के साथ साथ करिकुलम के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज है उनका आयोजन भी किया जाता है। तो किस प्रकार से उनका आयोजन वर्ष भर किया जाए और एक क्वालिटी एजुकेशन है वो बच्चों को दी जा सके, इसके ऊपर भी डायरेक्टरेट स्तर से ही हमें आदेश मिलते हैं। और उसके साथ साथ जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है उसको फील्ड के अंदर लागू करवाने की जिम्मेदारी भी निदेशक लेवल से ही होती है। और साथ में पढ़ाई के दौरान जो भी खर्चा आता है, यानी शिक्षा पर जो धनराशि खर्च होती है उसकी प्लानिंग नियोजन का काम भी निदेशालय स्तर से ही किया जाता है। अब एक चीज यहां समझिए, अब अकेला निदेशक तो कुछ नहीं करेगा। निदेशक कहां बैठता है? निदेशालय में बैठता है। उस निदेशालय में गौर कीजिएगा, उस डायरेक्टरेट की बात कर रहा हूं, न कि मैं संभाग या जिले की बात कर रहा हूं। तो उस डायरेक्टरेट के अंदर निदेशक सर की हेल्प के लिए खूब सारे अन्य पोस्ट भी होती है, जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, डीओज, काफी सारी एक लंबी चौड़ी फौज, क्योंकि पूरे स्टेट को संभालना है तो वो भी इनकी सहायता के लिए होते हैं। और सबका आगे काम भी बंटा हुआ होता है। तो इसका मतलब निदेशालय को भी अपने कार्यों का विभाजन के लिए बहुत से अनुभाग बोलते हैं, अलग अलग इसके अंदर जो विभाग काम करते हैं उनको अनुभाग कहा जाता है। तो अलग अलग अनुभाग के माध्यम से ये अपने कार्यों को अंजाम देता है।
तो ये तो हुआ भी माध्यमिक शिक्षा के निदेशक द्वारा कौन से कार्य मुख्यतः किए जाते हैं, तो इनको आप जरूर थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा अच्छे से। ये जो माध्यमिक शिक्षा को लेकर है, सेम जो प्रारंभिक शिक्षा करेंगे यही काम उनके लिए हो जाएंगे। बस माध्यमिक शिक्षा की जगह क्या शब्द यूज कर लेंगे, प्रारंभिक शिक्षा शब्द का इस्तेमाल कर लेंगे। अब ये पूरी पढ़ाई करवाएगा भी, करिकुलर एक्टिविटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज, जो भी आयोजन स्कूल के अंदर पढ़ाई और उस पढ़ाई से जुड़े हुए कामों के लिए, यानी बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए जो भी काम होते हैं सारे इनके माध्यम से संपन्न होते हैं। अब बात आती है, इस निदेशालय के अंडर में भी कुछ और इंस्टीट्यूट काम करते हैं, यानी इस माध्यमिक शिक्षा के जो डायरेक्टर होते हैं इनके अंडर में, इनके मार्गदर्शन के अंदर यहां पर हम दो मुख्य इंस्टीट्यूट की बात करेंगे। ये भी अप्रत्यक्ष रूप से हमारे सिलेबस का हिस्सा है, जिनकी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, जिसमें पहला नाम आता है राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय जोधपुर। कॉलेज की बात हो रही है, लेकिन कौन सा कॉलेज, फिजिकल एजुकेशन से जुड़ा हुआ कॉलेज, यानी अगर इंग्लिश में शॉर्टकट बात करें तो गवर्नमेंट फिजिकल एजुकेशन कॉलेज, GPEC की बात हो रही है, जो कहां पर है, जोधपुर में है। अब बात आती है भी राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय कॉलेज है हालांकि, लेकिन मार्गदर्शन किनका चलता है, सेकेंडरी एजुकेशन का चलता है इनके ऊपर। बात है अब भी इस कॉलेज की स्थापना सर्वप्रथम कब और कहां हुई, सबसे पहले इस पर गौर कीजिएगा। इसकी जो स्थापना हुई वो हुई 1957 में, और ध्यान रखिएगा कहां पर हुई, बीकानेर में हुई। गौर कर लीजिएगा अब इस बात को। शारीरिक शिक्षक महाविद्यालय जो गवर्नमेंट GPEC है, इसकी स्थापना 1957 में हुई, लेकिन कहां पर हुई, बीकानेर में हुई। है कहां पर, हमने क्या लिखा है, जोधपुर में है, क्योंकि स्थापना के 1 वर्ष बाद इसका क्या कर दिया, स्थानांतरण कर दिया, ट्रांसफर कर दिया जगह का। और कब किया, 1958 में, और बीकानेर से इसको कहां स्थापित कर दिया, जोधपुर में, जहां ये वर्तमान में संचालित है। तो ध्यान दीजिएगा, स्थापना 1957, लेकिन कहां, बीकानेर में। कल को ऐसा प्रश्न आ सकता है भी राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना 1957 में सर्वप्रथम कहां हुई, तो बीकानेर में हुई। वर्तमान में कहां है, जोधपुर में। स्थानांतरित कब हुआ, 1958 में। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात आपको पता हो, अब आप ये सोचें भी क्या ये एक ही कॉलेज है, भाई एक ही है तभी तो हम कहते हैं ना कुछ विशेष है, तभी तो हम यहां ध्यान रखने की बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान राज्य का एकमात्र फिजिकल एजुकेशन ट्रेनिंग सेंटर है ये, और सरकारी है, एकमात्र सरकारी कॉलेज है ये। किस शिक्षा को लेकर, शारीरिक शिक्षा को लेकर। तो इस बात पर गौर कीजिएगा, एकमात्र सरकारी है, तो इसलिए पता तो होना ही चाहिए भाई। तो एकमात्र सरकारी कॉलेज है जो शारीरिक शिक्षा को जो कोर्सेज हैं वो करवाता है, और मार्गदर्शन किनका चलता है, माध्यमिक शिक्षा विभाग का इनके ऊपर है। अब बात करें इनके कोर्सेज की, भी ये कौन कौन से कोर्सेज करवाता है। कोर्स की बात करें तो ध्यान रख लीजिएगा, यहां 2 प्रकार के कोर्स करवाए जाते हैं यहां इसके अंदर। एक तो करवाया जाता है इसके अंदर BPEd, और एक करवाया जाता है DPEd। अब इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लें। BPEd यानी बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, DPEd का मतलब डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन। तो एक तो डिग्री करवाता है और एक साथ में क्या करवाता है, डिप्लोमा, 2 कोर्सेज करवाता है ये। अब आप ये समझिए BPEd ये कितने साल की है, ये 2 साल की है भाई। BPEd 2 साल की, और DPEd ये भी है
2 साल की, जो वर्तमान का अपना सिस्टम है। बीपीएड कब होती है? ग्रेजुएशन करने के बाद, यानी बीए, बीएससी या बीकॉम आपने कर लिया है तो उसके बाद बीपीएड होती है। और डीपीएड कब होती है? +2 के बाद, चाहे आपने साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, एग्रीकल्चर किसी से भी किया है, उसके बाद आप अगर फिजिकल एजुकेशन में कोर्सेज करना चाहते हो तो डीपीएड कर सकते हो। दोनों 2-2 साल के कोर्सेज हैं। अब देखिएगा, अब इस कॉलेज के अंदर तो क्या करवाया जाता है? बीपीएड की जो सिलेबस है साल भर वो पढ़ाया जाता है। डीपीएड का जो सिलेबस है वो साल भर पढ़ाया जाता है। यहां बताऊं, बीपीएड की 100 सीट है, जबकि डीपीएड की 50 सीटें हैं। 100 सीट बीपीएड की और 50 डीपीएड की है। अब जब एग्जाम इनका कौन लेगा, यहां पर यह भी बात आती है। यहां ऐसे समझ लीजिए भी आप 12वीं क्लास के विद्यार्थी हो तो आपने पढ़ाई कहां पर की? आपने किसी स्कूल में की, चाहे वो प्राइवेट स्कूल है चाहे सरकारी स्कूल है। लेकिन फाइनल एग्जाम कौन करवाता है? फाइनल एग्जाम आपकी 12वीं का, 10वीं का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर करवाता है, और वही आपको 12वीं क्लास की मार्कशीट और प्रमाण पत्र देता है। तो इसका मतलब हर जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल होता है वो किससे जुड़ा हुआ होता है? किससे एफिलेटेड होता है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से होता है। तो इसी प्रकार से अगर ये बीपीएड कोर्स यहां पर करवा दिया साल भर, तो अब एग्जाम होगा भाई, उसके हमें सर्टिफिकेट चाहिए। तो इसके लिए ये किसी न किसी यूनिवर्सिटी के साथ संबद्ध होता है, यानी जुड़ा हुआ होता है, और वो यूनिवर्सिटी है जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर। तो बीपीएड कॉलेज, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय जोधपुर, बीपीएड कार्य के लिए, ध्यान दीजिए मैं सिर्फ बीपीएड की बात कर रहा हूं, किस कॉलेज से एफिलेटेड है? तो वो है जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर से ये एफिलेटेड है। अब बात करें डीपीएड की, 50 सीटें हैं। तो कोर्स तो यहां करवा दिया, एग्जाम तो कोई करवाएगा, अर्थात इसे किससे संबद्ध, यानी एफिलिएशन किससे लेना होगा, यानी एग्जाम कौन करवाएगा? सीधी सी बात है। एग्जाम के बाद मार्कशीट प्रमाण पत्र कौन देता है? तो वो विभाग है पंजीयक, क्योंकि डिप्लोमा है ये। पंजीयक, रजिस्ट्रार शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, ये डिपार्टमेंट है। पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, और ये पंजीयक कहां बैठता है? बीकानेर में। जब हम प्रारंभिक शिक्षा पढ़ेंगे तब इसके बारे में अच्छे से वहां जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो ध्यान रखिए, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय जोधपुर के अंदर डीपीएड के लिए इसका एफिलिएशन किस संस्थान से है? तो पंजीयक, इंग्लिश में कहते हैं रजिस्ट्रार शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर, जो कि बीएसटीसी के पहले साल, दूसरे साल के एग्जाम करवाता है, यही डीपीएड के एग्जाम करवाता है। आपको पता है 5वीं और 8वीं बोर्ड की परीक्षा भी यही करवाता है। तो यह संस्थान बीकानेर में है, इससे एफिलेटेड है। ये संस्थान कहां है? जोधपुर में। तो इतनी बात आपको राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय जोधपुर की पता होनी चाहिए। अब बात आती है दूसरा इंस्टीट्यूट, जो कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन चलता है, एक राजकीय इंस्टीट्यूट है, राजकीय सादुल स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर। गौर कीजिएगा, यहां पर एक शब्द है स्पोर्ट्स, इसका मतलब खेल से जुड़ा हुआ मामला है। राजकीय शादुल स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर। सबसे पहले बात करें भी, इसकी स्थापना बीकानेर में ही हुई, लेकिन कब हुई? 1982 के अंदर। 1982 के अंदर, 1982 के अंदर राजकीय शादुल स्पोर्ट्स स्कूल है। इस शब्द पर गौर कर लीजिएगा, स्पोर्ट्स स्कूल। वैसे तो राजकीय शादुल उच्च माध्यमिक विद्यालय भी चलता है वहां पर, लेकिन हम स्पोर्ट्स स्कूल की बात कर रहे हैं, जिसकी स्थापना 1982 में हुई। कहां पर हुई? बीकानेर में हुई। और ये कक्षा 6 से 12 तक संचालित है। कक्षा 6 से 12 तक यहां पर कक्षाएं हैं वो संचालित होती है।
इसमें अगर कोई विद्यार्थी 10वीं 11वीं या 12वीं में एडमिशन लेना चाहता है तो उसके पास कम से कम स्टेट लेवल का प्रमाण पत्र खेल कूद का होना चाहिए, तभी उसका वहां पर प्रवेश है वो हो सकता है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है, राजस्थान का एकमात्र खेल स्कूल है, स्पोर्ट्स स्कूल है जो सरकारी है। राजस्थान का एकमात्र सरकारी स्पोर्ट्स स्कूल, ये स्पोर्ट्स स्कूल है, ये स्पोर्ट्स कॉलेज है वो जोधपुर में है। स्थापना पहले बीकानेर में हुई, फिर जोधपुर में इसको स्थापित कर दिया। लेकिन राजकीय सादुल स्पोर्ट्स स्कूल है जहां 6 से 12 तक की क्लास चलती है, ये भी राजस्थान का एकमात्र सरकारी खेल यानी स्पोर्ट्स स्कूल है। ये बात आपको अच्छे से दिमाग में रखनी है। अब आपको पता है भी ये तो स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब यहां पर पढ़ाई के साथ साथ ज्यादा फोकस किस पर किया जाता है, स्पोर्ट्स के ऊपर किया जाता है। अब आपको थोड़ा सा हम हमारे सामान्य स्कूलों के ऊपर आए। सामान्य स्कूलों में होता है भी कोई बच्चा खेल कूद में आगे बढ़ना चाहता है तो जो स्कूल के पीटीआई जी होते हैं या टीचर हैं वो किसी खेल की तैयारी करवाते हैं। फिर एक विभागीय नियम है भी स्कूल लेवल के ऊपर हाउस टूर्नामेंट करवाए जाते हैं। हाउस टूर्नामेंट में बच्चों का सिलेक्शन किया जाता है, जो प्रक्रिया होती है उसकी बात कर रहा हूं। उसके बाद में टीम बनाकर उसे जिला स्तर के ऊपर भेजा जाता है। जिले स्तर से जो बच्चे चयनित हो जाते हैं वो स्टेट लेवल के टूर्नामेंट में जाते हैं और स्टेट लेवल से नेशनल टूर्नामेंट में जाते हैं। जहां जो योग्यताएं मिलती जाती है वही प्रमाण पत्र उनको दे दिए जाते हैं। तो ये आप नाम से देखिएगा स्पोर्ट्स स्कूल है, यहां तो साल भर सुबह शाम स्पोर्ट्स की एक्टिविटी चलती रहती है। 2 प्रकार के विद्यार्थी होते हैं इसमें, एक तो डे स्कॉलर होते हैं जो केवल दिन में आते हैं, तो दिन की जो एक्टिविटी है पढ़ाई और खेल वो तो सामान्य स्कूल के जो खेल कूद होती है उसी प्रकार से करेंगे। इसमें ज्यादा जो बच्चे होते हैं वो आवासीय होते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, तो हॉस्टल के बच्चों को सुबह शाम स्पेशली खिलाया ही जाता है। तो इसलिए यहां पर जो आवासीय जो खेल के जो विद्यार्थी होते हैं वो ने कोई हाउस टूर्नामेंट नहीं खेलना है अलग से, कोई जिले स्तर के ऊपर किसी टूर्नामेंट में भाग नहीं लेना है। ये बच्चे सीधे ही किस लेवल के ऊपर पार्टिसिपेट करते हैं, राज्य स्तर पर। ये सीधे ही स्टेट लेवल के जो टूर्नामेंट होते हैं, इस स्कूल के बच्चे जो हॉस्टल में रहकर वहां पढ़ाई करते हैं, खेल गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं, वो सीधे ही किस लेवल के ऊपर टूर्नामेंट में भाग लेंगे, स्टेट लेवल के टूर्नामेंट के अंदर भाग लेंगे, यानी राज्य स्तरीय जो खेलकूद प्रतियोगिता है उसमें भाग लेते हैं। जबकि डे स्कॉलर जो केवल दिन में आते हैं वो सामान्य स्कूल की तरह ही टूर्नामेंट में भाग लेंगे, अर्थात पहले उन्हें जिला स्तर पर भेजा जाएगा। तो इस स्कूल से 2 टीम जा सकती है, एक तो डायरेक्ट जो हॉस्टलर हैं जो राज्य स्तर पर भाग लेंगे, और दूसरा जो डे स्कॉलर वाले बच्चे हैं वो सामान्य स्कूलों की तरह पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भाग लेंगे, फिर स्टेट लेवल के ऊपर, फिर आगे हैं वो बढ़ते हैं। तो इतनी बात आपको सादुल स्पोर्ट्स स्कूल की भी पता होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है। लेकिन आप देखेंगे जब भी स्कूल लेक्चरर के एग्जाम होते हैं, एजुकेशन मैनेजमेंट के जो टॉपिक हैं, सिलेबस तो पहले भी था, अब कुछ चेंज होकर आ गया, लेकिन जो पहले वाला अगर सिलेबस है उसकी बात करें और एग्जाम में आए हुए आरपीएससी के क्वेश्चनों की बात करें, तो डायरेक्ट जो टॉपिक दिए हुए हैं उनके साथ साथ इनडायरेक्ट जो टॉपिक होते हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत गहराई में नहीं जाता एग्जामिनर, ऊपर की जो बेसिक चीजें हैं उन पर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये थी आज की अपनी क्लास माध्यमिक शिक्षा को लेकर। भी माध्यमिक शिक्षा विभाग जो होता है वो कौन से काम करता है डायरेक्टरेट लेवल के ऊपर, क्योंकि ये विभाग का अध्यक्ष होता है, सारी व्यवस्थाएं इसे ही करनी होती है। ये स्कूल और जो सरकार है उनके बीच की कड़ी होता है, स्कूल और सरकार के बीच की कड़ी है वो निदेशालय होता है। आपको पता है 1950 के अंदर राजस्थान में प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना हुई एक ही नाम से। बाद में 1997 में उनका विभाजन हो गया और 1 जनवरी 1998 से प्रारंभिक शिक्षा का निदेशालय और माध्यमिक शिक्षा का निदेशालय अलग अलग काम कर रहा है।
हो सकता है आने वाले टाइम में पुनः इनको एक कर दिया जाए, लेकिन वर्तमान आज दिन तक की बात करें तो दोनों ऊपर के जो डायरेक्टरेट के जो कार्यालय हैं वो अलग अलग काम करते हैं, क्योंकि स्कूल बहुत ज़्यादा है, एक ही आदमी के ऊपर उनसे काम करवाया जाएगा तो बोझ है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बेसिक जानकारी और साथ में दो बड़े इंस्टीट्यूट के बारे में हमने आज नई जानकारियां हैं वो प्राप्त की है, और ये दोनों ही माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत चलने वाली अन्य राजकीय संस्थाएं हैं। अब आप ये सोचेंगे तो क्या जो सीटी है अब वो नहीं है, तो सीटी तो खत्म ही हो गए, तो इसके पास से खत्म हो गए। उसके बाद बात करें आईएएससी की, जो हमारे टॉपिक है आगे जाकर, तो आईएएससी को हम कहां पर पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे जब उदयपुर वाला जो अपना इंस्टीट्यूट है SCERT RSCERT है, जब वो पढ़ेंगे तो उसके बारे में वहां पढ़ेंगे, क्योंकि आजकल वो डायरेक्ट उसके अधीन काम करता है, क्योंकि उसका काम मुख्यतः ट्रेनिंग का रह गया। तो यहां पर इसके अंडर में दो इन इंस्टीट्यूट की बात करेंगे। ये आपने अच्छे से क्लियर कर लिया है। अब अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो मैं हट जाता हूं यहां से, आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अपनी कॉपी में है वो नोट कर लीजिएगा। तो ये थी आज की अपनी इंपॉर्टेंट क्लास। अगले वीडियो क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत। जय हिंद दोस्तों, स्कूल व्याख्याता भर्ती की तैयारी करने वाले साथियों का एजुकेशनल मैनेजमेंट की क्लास में स्वागत है। आज हम राजस्थान के प्रारंभिक शिक्षा विभाग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने माध्यमिक शिक्षा विभाग के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त की थी। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। प्रारंभिक शिक्षा विभाग, दो तरह के विभाग है अपने, एलिमेंट्री और सेकेंडरी। एलिमेंट्री में जहां कक्षा 1 से 8 के कार्यों को देखा जाता है। सबसे पहले हम यही देख लें भी जो एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट है राजस्थान का, इसके प्रमुख काम क्या है। सबसे पहले हमें इसके बारे में ही पता होना चाहिए। पहले काम की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा नीति का निर्धारण करना और उसे क्रियान्वित करना प्रशासनिक स्तर पर निर्धारित कर ली जाएगी और प्रबंधन के स्तर पर इसको लागू किया जाता है स्कूल के अंदर। दूसरा काम है भी प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंधन और प्रशासन, यानी मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन है वो देखना होता है। प्रारंभिक शिक्षा का विस्तार, यानी ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट्री स्कूल है उनकी स्थापना की जाए। सरकारी और प्राइवेट वालों को भी मान्यता ये देते हैं। उसके बाद में अगला कार्य है अनौपचारिक शिक्षा और साक्षरता को बढ़ावा देना। तो आपको पता है भारत सरकार समय समय पर लिटरेसी से जुड़े कार्यक्रम हैं वो चलाता रहता है। तो उन लिटरेसी वाले कार्यक्रमों को स्टेट लेवल के ऊपर संचालन की जो जिम्मेदारी है वो भी प्रारंभिक शिक्षा विभाग के पास होती है। उसके साथ साथ शैक्षिक गतिविधियों का विकास करना, जो करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज है उनको किस प्रकार से स्कूल के अंदर संचालित करना है, किस प्रकार से उन्हें डेवलप करना है, उनके बारे में भी ये मार्गदर्शन देते हैं। और साथ में है प्रारंभिक शिक्षा का आर्थिक नियोजन करना, एलिमेंट्री एजुकेशन को लेकर धन की व्यवस्था करना, ये भी इस एलिमेंट्री जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है इसका काम होता है। तो ये तो बात की हमने प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान के प्रमुख काम क्या है। उसके बाद बात करते हैं जो प्रारंभिक शिक्षा विभाग है इसकी स्थापना के प्रमुख उद्देश्य क्या है। इसके 3 प्रमुख उद्देश्य है। आपको पता है ना, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, जिसके अंदर एलिमेंट्री एजुकेशन है उसके लिए कहा गया है भी आपको सरकार की ये जिम्मेदारी है भी वो ये ऐसी व्यवस्था है वो उपलब्ध करवाए अपने स्टेट के अंदर। और दूसरा अपने सिलेबस के अंदर भी है RTE 2009, जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 है वो लागू हो चुका है 2010 से। तो 6 से 14 साल तक के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है उनकी व्यवस्था करना भी अब इसी विभाग का काम है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पढ़ें भी प्रमुख उद्देश्य क्या है।
तो सबसे पहले देखते हैं कि सबके लिए इस शब्द का मतलब है यहां 6 से 14 साल तक के बच्चों की बात हो रही है। सबके लिए निकटतम यानी जहां बच्चा रह रहा है उसके नजदीक ही प्रारंभिक शिक्षा की सुविधा और सार्वभौमिक नामांकन, यह करना इसका उद्देश्य है। पुनः गौर करें, सबके लिए निकटतम प्रारंभिक शिक्षा की सुविधा यानी एक 14 और 14 से कम साल के बच्चे को अपने घर के पास ही प्रारंभिक शिक्षा यानी कक्षा 1 से 8 की व्यवस्था करनी है, यानी उसके नजदीक स्कूल की स्थापना करनी है। और सार्वभौमिक नामांकन यानी 14 साल तक के सभी बच्चों का जो एडमिशन है वो स्कूल के अंदर हो जाना चाहिए, चाहे वो सरकारी स्कूल में हो चाहे निजी स्कूल में हो, क्योंकि शिक्षा का अधिकार है, ये अब एक्ट बन चुका है अपने देश के अंदर। दूसरा उद्देश्य है कि प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक ठहराव। पहला उद्देश्य क्या कह रहा है कि स्कूल खोलो और नामांकन कर दो। दूसरा हमारा उद्देश्य आ जाता है भी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक, यानी कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई बच्चा पूर्ण करे, इसके लिए उसका ठहराव जरूरी है। वो स्कूल तो रुके, पलायन नहीं कर जाए, और सहभागिता और सभी एक्टिविटीज के अंदर वो भाग भी ले। स्कूल में ठहरे ही नहीं बल्कि स्कूल में रहकर वहां की सारी एक्टिविटीज को है वो फॉलो करें, उनमें भाग लें। और तीसरा उद्देश्य है कि न्यूनतम अधिगम स्तर यानी मिनिमम लर्निंग लेवल MLL के साथ शिक्षा के गुणात्मक स्तर के ऊपर बल देना। एक क्वालिटी एजुकेशन है वो उस बच्चे को मिले, इस उद्देश्य के लिए ही प्रारंभिक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई है। तो ये तो हुआ स्टेट लेवल के ऊपर एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट के काम और उनके उद्देश्यों की बात। एक चीज यहां कहूंगा, अक्सर जो कंपटीशन की तैयारी करने वाला साथी होता है वो डाटा के ऊपर ज्यादा फोकस करता है, बस कब क्या हुआ, कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ है, कब स्थापित हुआ। लेकिन अगर आप पेपर के पैटर्न के ऊपर बात करेंगे तो आप देखेंगे बीच बीच में जो क्वेश्चन है वो थ्योरिकल भी आते हैं। जैसे प्रश्न आ गया भी राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग निम्न में से कौन सा कार्य करता है, कौन सा नहीं करता, कौन सा उद्देश्य है या कौन सा उद्देश्य इनमें से नहीं है। तो इसलिए इन्हें याद रखने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको ये नहीं कह रहा भी आप इनको याद करें, लेकिन इन पर गौर जरूर करें एक बार, क्योंकि अब हमने यहाँ प्रारंभिक शिक्षा विभाग के कार्य की बात की, इससे पहले माध्यमिक शिक्षा विभाग के कार्य पढ़े थे। तो जहां प्रारंभिक शिक्षा शब्द है वहां माध्यमिक शिक्षा शब्द आ जाएगा। एक ही चीज में तो फर्क है मेन यहाँ, वो ये है भी प्रारंभिक शिक्षा है वो लिटरेसी के ऊपर भी काम करता है। जो साक्षरता के जो कार्यक्रम चलते हैं वो इसके पास है, वो उसके पास माध्यमिक शिक्षा विभाग के पास है, वो नहीं है। चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं भी इस प्रारंभिक शिक्षा विभाग जो है ये पूरा विभाग अपने उन्हें स्टार्टिंग में जब हमने इसके संगठन के ऊपर बात की थी तो आपको याद है पूरे राजस्थान में जो सरकारी अधिकारी है जो सचिवालय में बैठता है, जो शिक्षा सचिव होता है जिसकी पोस्ट का नाम है प्रमुख शासन सचिव। तो प्रमुख शासन सचिव के अंडर में ही माध्यमिक प्रारंभिक ये सारे विभाग है वो काम करते हैं, और उनके अंडर में कई दोनों विभागों के जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट है वो भी वर्क करते हैं। तो आज हम यहाँ पर एलिमेंट्री एजुकेशन की कौन सी राजकीय संस्थाएं हैं उनके ऊपर बात करते हैं। तो इसके लिए आपको पता है स्टेट लेवल के ऊपर प्रबंधन की दृष्टि से सबसे बड़ा जो विभागाध्यक्ष है वो निदेशक होता है, डायरेक्टर, और वो कहाँ बैठता है, निदेशालय के अंदर, डायरेक्टरेट में, और वो कहाँ पर है, बीकानेर में। तो सबसे पहला राज्य इंस्टीट्यूट यहां अपना आ जाएगा निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की बात आ जाएगी। दूसरा इंस्टीट्यूट हम पढ़ेंगे जो जिसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है, निदेशालय जो है साक्षरता और सतत शिक्षा राजस्थान जो कि जयपुर में है। और तीसरा है पंजीयक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रजिस्ट्रार, पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर के अंदर। तो डायरेक्टरेट कहाँ है, बीकानेर में। साक्षरता और सतत शिक्षा का मुख्यालय कहाँ है, निदेशालय कहाँ है, जयपुर के अंदर। पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं जो आयोजित करता है राजस्थान में वो कहां पर है, बीकानेर के अंदर है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिए एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत हम इन 3 प्रकार के
इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारी है वो प्राप्त करेंगे एक एक करके। आज हम सबसे पहले बात करेंगे आज के इस क्लास के अंदर, वो है डायरेक्टरेट के बारे में, निदेशालय जो कि बीकानेर में है। अब आपको थोड़ा सा मैं प्रीवियस याद करवाना चाहूं, 1950 के अंदर राजस्थान में प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा जो निदेशालय है उसकी बीकानेर में स्थापना की गई। लेकिन जैसे जैसे स्कूल बढ़ते गए और क्वालिटी एजुकेशन की बात आई तो 1 जनवरी 1998 से ये प्रारंभिक शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग है वो अलग अलग काम कर रहे हैं, क्योंकि 1997 में इनका बंटवारा कर दिया। तो पहली बात तो ये ध्यान रखें भी प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय है वो कब से अलग अलग काम कर रहे हैं, 1 जनवरी 1998 से ये काम कर रहे हैं अलग अलग। अब इसके बाद एक चीज और यहां समझने की है, आपको पता है जब राजस्थान के अंदर तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती होती है, चाहे वो L1 की हो चाहे L2 की हो, उसकी प्रक्रिया क्या रहती है। अब आप ये सोचेंगे भी हमें इसकी जानकारी नहीं है, बिल्कुल आपको इसके लिए पेपर में कोई नहीं पूछेगा, लेकिन यहां एक चीज क्लियर करने के लिए आपको समझ में आना चाहिए। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, फर्स्ट ग्रेड को नियुक्ति कौन देता है, जो माध्यमिक शिक्षा का जो डायरेक्टर होता है वो नियुक्ति देता है, वही ट्रांसफर करता है। सेकंड ग्रेड को नियुक्ति कौन देता है, जो संभाग के ऊपर ज्वाइंट डायरेक्टर बैठता है वही नियुक्ति और ट्रांसफर की बात करता है। बात आती है तृतीय श्रेणी को ज्वाइनिंग कौन देगा, भाई कौन देता है। यहां एक थोड़ा सा लोचा है, समझिएगा, और नहीं तो यह मान लीजिए आपके नॉलेज के लिए ही सही। आपको पता है राजस्थान में 1959 के अंदर पंचायती राज व्यवस्था वो लागू हो गई थी। जब 1959 के अंदर पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई तो जो गांव के प्राथमिक स्कूल थे, प्राथमिक स्कूल मतलब कक्षा 1 से 5 की बात कर रहा हूं, पूरी प्रारंभिक शब्द का मतलब होता है 1 से 8, प्रारंभिक 1 से 8, प्राथमिक 1 से 5, उच्च प्राथमिक 6 से 8 की बात होती है। तो जब 1959 में पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में लागू हो गई थी तो गांव के जो प्राइमरी स्कूल थे 1 से 5 थे, उनके प्रबंधन की जो व्यवस्था है वो ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग को सौंप दी थी, अर्थात जिला परिषद और पंचायत समितियों को इनके प्रबंधन की, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी सौंप दी थी 1959 के अंदर। फिर वक्त बीतता गया, 2001 के अंदर सरकार ने फिर व्यवस्था चेंज कर दी और जो वापस प्रारंभिक शिक्षा का जो कार्य था वो निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा को दे दिया गया। लेकिन फिर 10 साल के आसपास वापस इसमें चेंज कर दिया गया और 2 अक्टूबर 2010 से, ये ध्यान रखिएगा, 2 अक्टूबर गांधी जयंती मनाते हैं, 2 अक्टूबर 2010 से संपूर्ण प्रारंभिक शिक्षा यानी गांव शहर के जो कक्षा 1 से 8 है उनकी बात हो रही है, तो संपूर्ण प्रारंभिक शिक्षा किसको दे दी, पंचायती राज संस्था को सौंप दी गई थी। तो तब से ये प्रारंभिक एलिमेंट्री जो एजुकेशन है वो पंचायती राज संस्था के अधीन कार्यरत है 2 अक्टूबर 2010 से। लेकिन यहां एक चेंज किया था साथ में ही भी, इनका जो पैतृक मूल विभाग है वो शिक्षा विभाग ही रख दिया। भाई आप मूल रूप से तो शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी रहोगे, ये कर दिया। अब आप ये सोचेंगे इसका क्या सिस्टम किया, ये करने का एक तरीका अपना लिया गवर्नमेंट ने, क्योंकि देखिए थर्ड ग्रेड की जो भर्ती है वो बड़ी उलझी हुई रहती है। कारण क्या है, आपको पता है 2 डिपार्टमेंट होंगे, नौकरी तो कहां करेंगे, प्रारंभिक शिक्षा के अंदर करेंगे वो L1 L2 के, और उनकी नियुक्ति वाला काम किसको सौंप दिया, पंचायती राज संस्था यानी जिला परिषद और पंचायत समितियों को सौंप दिया। अब उनकी परीक्षाएं कैसे आयोजित की जाए, किस प्रकार से उनकी नियुक्ति की प्रक्रियाएं हो, सब अपनी अपनी चलाने लगे, क्योंकि दोनों विभाग के मंत्री भी अलग अलग होते हैं, तो दोनों मंत्रियों की आपस में जो बात है किसी मुद्दे के ऊपर सहमत नहीं हो पाते थे। तो इसलिए आप देखते हो राजस्थान में तृतीय श्रेणी का जो ट्रांसफर का मुद्दा है वो हमेशा हावी रहता है, ये 2 डिपार्टमेंटों के बीच झूलता रहता था। फिर उसकी ये एक कड़ी निकाली गई भी पैतृक विभाग हम शिक्षा विभाग ही रख दें, और लेकिन जो नियुक्ति का जो काम है वो हम जिला परिषद और पंचायत समिति के माध्यम से कर लेंगे। अब आपको पता है जैसे टेट का एग्जाम होता है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ले लेता है,
उसके बाद एक वैकेंसी निकलती है जो अभी डायरेक्टरेट लेवल पर निकलती है, अब आगे कोई दूसरा इंस्टीट्यूट करवा देगा, तो ये पूरे राजस्थान के बच्चों की मेरिट लिस्ट जारी कर लेता है। फिर उनके नंबर और वरीयता क्रम के आधार पर उनको जिला है वो आवंटित कर दिया जाता है। फिर सूची जिले में आ जाती है, तो शिक्षा विभाग की जो सूची है वो शिक्षा विभाग के माध्यम से जिला परिषद के पास आ जाएगी। फिर जिला परिषद की जिला स्थापना समिति की बैठक का आयोजन किया जाएगा और उस बैठक में उस सूची को प्रमाणित किया जाएगा। वहां से सूची फिर पंचायत समिति में आ जाएगी, वो अपनी बैठक का आयोजन करेंगे और उनके ऊपर साइन कर देंगे भी ठीक है हम सहमत है। तो आजकल खेल इतना ही रह गया पंचायती राज विभाग का, बाकी उनके हाथ पल्ले अब कुछ नहीं रहा, सारा काम कौन करता है? शिक्षा विभाग। इसलिए अगर आप गौर करेंगे, जब आप प्रारंभिक शिक्षा विभाग की साइट के ऊपर भी जाओगे तो आपको वहां पर क्या मिलेगा? आपको वहां मिलेगा प्रारंभिक शिक्षा विभाग एवं पंचायती राज प्रारंभिक शिक्षा विभाग। तो सरकार ने क्या किया, पंचायती राज के अंदर जो एलिमेंट्री का काम दे रखा था वो किसको दे दिया? प्रारंभिक शिक्षा विभाग को साथ दे दिया। मूल विभाग ये रहेगा, ताकि कल को कोई नीति कोई बनाई जाती है तो फिर पंचायती राज से हमें अलग से मान्यता नहीं लेनी पड़े। इसलिए जो मंत्री बनाया जाता है शिक्षा का, तो उसको भी जो प्रारंभिक शिक्षा का जो पंचायती राज का हिस्सा है वो भी उसी को दे दिया जाता है, ताकि किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी न तो किसी भर्ती में आए और न ही उनकी नियुक्ति या ट्रांसफर के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। तो अब ध्यान रखिएगा, नियुक्ति कौन देता है? जिला परिषद और पंचायत समिति के माध्यम से ही नियुक्ति होती है। हाल ही दिनों में अब जो L1 की नियुक्ति दी जा रही है, अगर आपके व्हाट्सएप के अंदर वो लिस्ट आई हुई है तो गौर कीजिएगा, पहले की स्टार्टिंग का जो ऑर्डर होता है उस ऑर्डर को पढ़ के देखिएगा। पहले जिला परिषद ने प्रमाणित किया है, फिर पंचायत समिति ने उसको प्रमाणित किया है और उसके बाद फिर हम संबंधित स्कूल में जाकर उसको ज्वाइन करते हैं। तो इस प्रकार से एलिमेंट्री है वो शिक्षा विभाग के साथ साथ पंचायती राज का जो शिक्षा का काम है वो भी आजकल निदेशालय स्तर पर ही संपन्न करवाया जाता है। अब एक काम यहाँ पर और इम्पोर्टेंट हो जाता है, इस निदेशालय जो हमारा प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर है, इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट का एक कार्यक्रम और चलाया जाता है और उसका नाम है EBSB कैंपेन, EBSB कार्यक्रम। अब आप सोचेंगे भी ये क्या है और क्या हमें इसके बारे में भी ध्यान में रखना होगा? बिल्कुल ध्यान में रखना होगा आपको, क्योंकि ये भले ही केंद्र सरकार का कार्यक्रम है, लेकिन ये केंद्र सरकार का कार्यक्रम हर राज्य में चलता है और किसी न किसी विभाग, किसी न किसी नोडल एजेंसी के माध्यम से चलता है। तो प्रारंभिक शिक्षा विभाग के माध्यम से ही ये केंद्र सरकार का ये कार्यक्रम EBSB चल रहा है, जिसका नाम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम चल रहा है। तो अब अगली वीडियो क्लास के अंदर हम इसके बारे में पहले जितना हमें प्रतियोगी परीक्षा के लिए जरूरत है उसको हम अच्छे से समझेंगे भी एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम क्यों चल रहा है, किस प्रकार से चल रहा है, कितनी बातें आपको दिमाग में रखनी है ये चीज। अब आप ये समझ गए भी ये क्यों पढ़ना पड़ेगा, जबकि आप सोचेंगे ये तो सिलेबस के अंदर दिया हुआ नहीं है। बिल्कुल नहीं दिया, लेकिन ये तो सिलेबस में है ना, प्रारंभिक शिक्षा विभाग। तो प्रारंभिक शिक्षा विभाग के माध्यम से ही एक भारत श्रेष्ठ भारत जो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, जो माननीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने स्टार्ट किया है 2015 से, तो उसके बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त करनी होगी। उसके बाद हम साथ में ही साक्षरता और सतत शिक्षा जो अपना निदेशालय है वो भी भारत सरकार के जो साक्षरता का कार्यक्रम भी वर्तमान में किस प्रकार का कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि पुराने वाले कार्यक्रम सारे बंद हो गए हैं, अब नए कार्यक्रम संचालित हुए हैं, तो उनके बारे में भी पढ़ना होगा और परीक्षा में प्रश्न की संभावना रहती है। और साथ में सामान्य जानकारी हम रजिस्ट्रार बीकानेर के बारे में भी प्राप्त करेंगे। तो अब अगर आप नोट करना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट कर लें। इसके जो आपको नोट्स हैं वो भी हमारे जो टेलीग्राम चैनल है सिद्धिविनायक संगरिया पर बहुत जल्द अपलोड है, वो कर दिए जाएंगे। हर चीज आपको यहाँ पर मिलेगी, आपको हर वीडियो क्लास यहाँ पर मिलेगी, आपको नोट्स मिलेंगे और साथ में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की PDF भी मिलेगी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का यहाँ वीडियो के माध्यम से भी अभ्यास करवाया जाएगा, क्योंकि अपना मिशन है मिशन ग्रीन पेन।
और हम चाहेंगे एजुकेशनल मैनेजमेंट का एक भी प्रश्न हमसे छूटे नहीं। ये हमारा प्रयास रहेगा और 100% हम इस काम में जीत जाएंगे। बस आप थोड़ा सा समय निकालकर बस इसको आप थोड़ा सा गौर से जरूर सुने, एक बार सुने, 2 बार सुने। याद नहीं करना है, मैं हर वीडियो में कहता हूं याद नहीं करना है, बस बात करनी है, इनसे गौर करना है, क्योंकि याद करने की बात करोगे तो भूलने का डर साथ में रहेगा। इसलिए हम याद नहीं करेंगे, हम इनसे सिर्फ बात करेंगे। अब आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट कर लीजिएगा और अगले वीडियो क्लास में हम फिर बात करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।